हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात की जाए तो इतिहास की पाठ्य योजना मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो से लाभ मिले, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। दिनांक लिखना होता है। कक्षा 8वीं है। कालांश अपने अनुसार भरिएगा। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश का मतलब होता है पीरियड का नंबर यहाँ पे लिखना होता है। फर्स्ट में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग करने के लिए भेजे जाते हैं। समय अवधि 30 से 40 मिनट का है। आपको अपने कॉलेज के अनुसार जितना भी आपके कॉलेज वाले आपको समय दे उसके अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। विषय सामाजिक विज्ञान का और इतिहास है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। इसमें आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को की बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसमें लिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, यही आपका विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट बच्चों को यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन नामक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन विषय का विज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया विद्यार्थी यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र या फिर विद्यार्थी यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन की ऐतिहासिक घटनाओं का बोध कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया है छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन विषय में व्यापारियों द्वारा उठाए गए कदम, साम दाम दंड भेद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है प्राचीन जलमार्गों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया है छात्र यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे। और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी वैज्ञानिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चिन्ह, चार्ट आदि कक्षोपयोगी सामग्री। दूसरा हेडिंग है अगला हेडिंग है नेक्स्ट शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। तो यहाँ पे देखेंगे स्पष्टीकरण विधि है और प्रश्नोत्तर प्रविधि है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है बच्चे अपने देश की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना या फिर पाठ्य प्रस्तावना। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है तुम्हारे देश का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है, बच्चे बोलेंगे एशिया महाद्वीप में। फिर तीसरा प्रश्न है यहाँ पे यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं यूरोपीय लोग एशिया महाद्वीप के भारत देश में किस उद्देश्य से आए थे। तो यहाँ पे एशिया यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है उस समय व्यापार किन किन मार्गों से होता था। तो बच्चे इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को बताएंगे आप बच्चों आज हम यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। अध्यापन बिंदु या फिर इसी को शिक्षण बिंदु भी कहते हैं। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। पहला शिक्षण बिंदु है व्यापारिक मार्ग। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से यूरोप के लोगों ने भारत में किस उद्देश्य से आना प्रारंभ किया था, बच्चे बोलेंगे व्यापार के उद्देश्य से। दूसरा प्रश्न भारत और यूरोप के मध्य आने जाने के लिए उस समय कितने मार्ग थे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब इसके बारे में छात्राध्यापक अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण देगा। 16वीं शताब्दी में से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना प्रारंभ किया जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और स्थल मार्ग दोनों से होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग कारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से
अलेक्जेंड्रिया का था तथा तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे देखिए श्यामपट पे लिखा गया है वेनिस और जेनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। फिर से दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु आता है समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज का विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे। पहला प्रश्न है समुद्री यात्राओं में दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता था? बच्चे बोलेंगे कुतुब नुमा के द्वारा। पहले ये देख लीजिएगा, उसको ध्यान से नेट पे सर्च कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे नए समुद्री मार्ग की खोज क्यों आवश्यक हो गई? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे फिर से अपना स्पष्टीकरण देंगे। कुस्तुनतुनिया यहाँ पे देखिए लिखा है ना, कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को धक्का लगा और नए समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। कुछ नागरिकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षाओं, राजाओं व रानियों को धन, धर्म व ध्वज को अपने सपने दिखाए। इन नाविकों का खर्चा यूरोप के राजाओं ने वहन किया। ये नाविक कुतुबनुमा यंत्र से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की, जो कोलंबस था वो भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक के अमेरिका चला गया, अमेरिका खोज लिया। उसके बाद पुर्तगाली निवासी था वास्को डी गामा, इसने आप सभी को पता है भारत की खोज की थी। तीसरा है शिक्षण बिंदु भारत में यूरोपीय शक्तियों की होड़। पहला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है पुर्तगाली व्यापारी हमारे देश से कौन सा सामान खरीद कर ले जाते थे? बच्चे बोलेंगे सूती, रेशमी कपड़े व मसाले। दूसरा प्रश्न है पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपनी जहाज़ हिंद महासागर के रास्ते क्यों नहीं ले जा सकता था? मौन हो जाएंगे बच्चे, नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। फिर से इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे आप। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी और मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। व्यापार के लिए धन, जहाज़ तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारी कंपनियां स्थापित की। इन कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांस के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। छात्र वाले कॉलम में देखिए क्या लिखा गया, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर भी लिखा गया व्यापारी कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों का हिस्सेदारी। अब आगे देखेंगे तीसरा से अगला शिक्षण बिंदु व्यापार में साम दाम दंड भेद के तरीके। विकासात्मक प्रश्न फिर से है बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज राजदूत सर्वप्रथम आया था? बच्चे बोलेंगे कैप्टन हॉकिंस। दूसरा प्रश्न है बादशाहों को व्यापारियों के नवीन वस्तुएं क्यों भेंट की थी? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर से स्पष्टीकरण देंगे आप यहाँ पे। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मुगल बादशाह जहांगीर से मांगी। इसके बदले में उन्होंने कुछ नवीन वस्तुओं की भेंट की। सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर को दस्ताने तथा बग्घी भेंट की, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। सैंपट वाले कॉलम में लिखा गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम यहाँ पे बताया गया है। पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, आप सभी को पता है 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा। फिर से बहुत प्रश्न आता है। बहुत प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न भारत की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आप सभी को पता है पुर्तगाल का निवासी था। तीसरा प्रश्न भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो आप सभी को पता है वास्को डी गामा। पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न है। पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया है। दूसरा प्रश्न है नागरिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्यापारी कंपनी है, ध्यान से देख लीजिए। व्यापारी कंपनी से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है सर टॉमस रो बादशाह जहांगीर को क्या उपहार में दिए थे?
लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि लेसन प्लान की लास्ट हेडिंग होती है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ को रिवाइज करें, उस कार्य को करें। और आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था ये चैप्टर, वो तभी पूरा होगा जब बच्चे घर पे जाके खुद से रिवाइज करेंगे, उनको अच्छे तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में प्रश्न दिया गया, पुराने व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन कौन से थे, लिख कर लाना है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को हेल्प मिली इस वीडियो से तो। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आप लोग देखना चाहते हैं, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।